नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय शर्मा, हिंदी अध्यापक, आपके सामने मौजूद हूं एक नए प्रकरण को लेकर जिसका नाम है शब्द युग्म। देखिए मित्रों, शब्द युग्म के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि शब्द युग्म और शब्द युग्म के बारे में अगर मैं कुछ कहूं तो मैं कहूंगा कि शब्द युग्म दो ऐसे शब्द जो लगभग सुनने में या फिर उच्चरित होने में समान हो, लेकिन दोनों के अर्थ में क्या हो, परिवर्तन हो। शब्द युग्म में यहाँ पर आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखो, इस वीडियो का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है, इस चीज को समझना कि यहाँ पर मैं आपको टॉपिक नहीं पढ़ा रहा कि शब्द युग्म का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। नहीं, यहाँ पर मैं आपको टॉपिक ना पढ़ाते हुए, क्योंकि टॉपिक तो देखिए अपने मेरा पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, आप जब देखोगे इसी चैनल पर तो मिल जाएगा, टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि लगभग 100 ऐसे शब्द युग्म लेकर आया हूं जो संभावित हैं, परीक्षा हेतु संभावित हैं, जटिल हैं, कठिन हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण है। ऐसे 100 शब्दों का चयन मैंने किया है और मैं 30-30 करके उन 100 शब्दों को आपके पास 3 भागों के माध्यम से भेजूंगा। अब आपको मुझसे जुड़े रहना क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि सामान्य रूप से जब हम कोई भी प्रकरण या किसी भी पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो वहां पर हम सामान्य रूप से बढ़ते हुए लगातार आगे निकल जाते हैं, पूरे शब्दों को पढ़ लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि जो ओरिजिनल शब्द है, ध्यान से समझना, कि जो वास्तव में क्लिष्ट शब्द है, कठिन शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है, उसको भी हम सामान्य अन्य शब्दों के साथ साथ जल्दीबाजी में पढ़ करके आगे निकल जाते हैं और परीक्षा में जाकर के देखते हैं कि वही शब्द हमें वापस मिला जिसके पीछे का तर्क ढूंढने की हमने कभी कोशिश ही नहीं की। तो ऐसे ही 100 शब्दों का, लगभग 100 शब्दों का चयन करके मैंने आपके सामने उनको मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, उनके अर्थ बताऊंगा और शब्द युग्म के बारे में भी थोड़ा सा नाम मात्र समझाऊंगा। हमारा जो उद्देश्य है वो है परीक्षा में सफलता प्राप्त करना। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। देखिए, एक कहानी मैं आपको सुनाता, लेकिन अभी थोड़ा सा समय का अभाव भी है, इसलिए मैं कहानी आपको या तो लास्ट में जब हमारा प्रकरण खत्म होगा तब सुनाऊंगा, या फिर मध्य में कहीं ना कहीं अगर कुछ व्यवस्था बैठेगी, समय हमें मिलेगा और उस संदर्भ से संबंधित अगर मुझे बात बतानी होगी तो मैं आपको वो कहानी अवश्य सुनाऊंगा। अब आगे बात करते हैं। जब मैं आगे बात करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शब्द युग्म है क्या, और जब मैं आपको शब्द युग्म के बारे में समझा दूंगा कि शब्द युग्म है क्या, उसके बाद फिर मैं लगभग आज जो कि हमारा लक्ष्य है कि 30 ऐसे शब्द जो सामान्य रूप से आप नहीं देखते लेकिन परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी, उनमें अर्थ भिन्नता क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, आगे चलते हैं। सबसे पहले ये समझो कि शब्द युग्म होता क्या है। मैंने एक शब्द लिख दिया, शब्द युग्म। मैंने एक शब्द और लिख दिया, ध्यान से समझते हो चलना। एक शब्द लिखा, शब्द युग्म, एक शब्द और लिख दिया, इसको लिख दिया समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। और तीसरा लिख दिया समुच्चारित 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 भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में हम समझेंगे कि ये है क्या। देखिए, समझने की बात क्या है, बहुत आसान चीजें हैं, बहुत आसान चीजें हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन
थोड़ा सा गंभीरता में हमें जाना पड़ेगा। थोड़ा सा गंभीरता में इसलिए जाएंगे क्योंकि देखो ये परीक्षा है और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी आपके सामने प्रतियोगी के रूप में आपको दिखाई देने वाले हैं, और वहां पर एक एक मार्क, एक एक जो अंक है, वो अंक भी आपकी जिंदगी भर की रोजी रोटी को साबित करेगा, या फिर उसके लिए सार्थक होगा कि एक अंक आपको हजारों अभ्यर्थियों से पीछे छोड़ सकता है, पीछे धकेल सकता है। देखिए कैसे। शब्द युग्म के बारे में मैंने बात की, तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। अर्थात शब्द युग्म का मतलब क्या हो गया? शब्द का जोड़ा। शब्दों का जोड़ा नहीं, शब्द का जोड़ा, ये शब्द युग्म हो गया। ठीक है। शब्द का जोड़ा शब्द युग्म होता है। जैसे एक शब्द मैंने ले लिया अंश और दूसरा शब्द ले लिया अंश, ये शब्दों का जोड़ा है। ये क्या हो गया? शब्दों का जोड़ा हो गया। आगे बात करूंगा, लेकिन इनकी शर्त क्या है? लेकिन इनकी शर्त क्या है? शर्त ध्यान से समझेंगे कि, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। ये शब्द ये है अभी। देखो इनकी शर्त क्या है कि सम, श्रुति, भिन्नार्थक शब्द होने चाहिए। ये शब्द कैसे होने चाहिए? सम, श्रुति, भिन्नार्थक। सम का मतलब समान, श्रुति का मतलब सुनने में, सुनने में कैसे होने चाहिए? समान। और भिन्नार्थक, और भिन्न यानी अलग होना चाहिए। भिन्न का मतलब हो गया अलग, और अर्थक यानी अर्थ देने वाले। अर्थात ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान हो लेकिन अर्थ अलग दे। अब सुनने में समान तो हो, लेकिन सुनने में समान बिल्कुल हो क्या? नहीं, लगभग। सुनने में तो लगभग कैसे हो? समान हो, लेकिन अर्थ कैसा दे? भिन्न दे। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे शब्दों को हम शब्द युग्म बोलते हैं। देखिए जैसे मैंने एक शब्द लिखा प्रमाण, और एक शब्द लिख दिया प्रणाम। अब ये लगभग सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लगभग। प्रमाण और प्रणाम सुनने में, देखने में कैसे लगते हैं? लगभग समान लगते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। प्रमाण का मतलब तो होता है सबूत, और वहीं पर प्रणाम का मतलब होगा अभिवादन। अभिवादन। तो ये है समझने की बात। अब आगे चलते हैं। समुच्चारित का मतलब क्या है? समुच्चारित शब्द को जब हम देखते हैं तो हमारे पास शब्द आया सम उच्चारित। समुच्चारित यानी जिनका समान रूप से उच्चारण किया जाए। सम का मतलब तो समान, और उच्चारित का मतलब उच्चारण किया जाए। तो जिनका समान रूप से उच्चारण किया जाए उनको समुच्चारित शब्द के नाम से जानते हैं। लेकिन भिन्नार्थक, लेकिन अर्थ कैसा हो? भिन्न भिन्न हो। जैसे मैंने एक शब्द लिख देता हूं, मैंने बहुत अच्छा शब्द लिख दिया परिणय, और एक शब्द लिख दिया प्रणय। लगभग देखने में एक समान है, उच्चारण भी प्रणय और परिणय एक जैसा ही होता है लगभग, लेकिन दोनों के अर्थ में परिवर्तन है। परिणय का मतलब तो होता है विवाह, और प्रणय का मतलब होता है प्रेम। तो इनको हम शब्दयुग्म कहते हैं। शब्दयुग्म का मतलब क्या हो गया? शब्दयुग्म का मतलब हो गया कि लगभग सुनने में, देखने में, या फिर बोलने में तो लगभग एक जैसे, लगभग समान, लेकिन अर्थ को लेकर के क्या मिलेंगे? भिन्न मिलेंगे। इस चीज को विशेष ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए अब मैं आपके सामने कुछ शब्द लेकर के आया हूं। अब मैं आपके सामने कुछ शब्द लेकर के आया हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम श्रृंखला चला रहे हैं कि कुछ शब्द हमारे पास मिलेंगे, और कुछ शब्द जो महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा की दृष्टि से चयनात्मक शब्द हैं, उन शब्दों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। देखिए अपेक्षा की बात मैंने की, और दूसरा शब्द है उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा में अंतर क्या होता है? बहुत आसान शब्द है अपेक्षा और उपेक्षा। अच्छा आप मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि अपेक्षा और उपेक्षा में क्या अंतर है भाई, आप बताते चलिए मुझे। अपेक्षा
और उपेक्षा में क्या अंतर है? मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। अपेक्षा का मतलब आशा, तो अपेक्षा का मतलब तो क्या होता है? आशा। अपेक्षा का अर्थ तो क्या होता है भाई? आशा। लेकिन उपेक्षा का मतलब होता है कि उसने मेरी उपेक्षा कर दी, अवहेलना। अपेक्षा का मतलब आशा और उपेक्षा का मतलब अवहेलना। ध्यान से समझते हुए चलेंगे। अपेक्षा का मतलब आशा और उपेक्षा का मतलब अवहेलना। इस तरीके से हम आगे देखते हुए चलेंगे, अगले शब्दों की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो शब्द है बहुत अच्छा शब्द है। अगला शब्द है अभिसार और अभिसार। अभिसार, अभिसार का अर्थ क्या होता है? देखिए दोनों लगभग देखने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ में अंतर है। अभिसार का मतलब क्या होता है? अभिसार का मतलब होता है प्रेमी से छिपकर मिलने का स्थान। प्रेमी से छिपकर मिलने का स्थान क्या कहलाता है? अभिसार। वहीं पर अभिसार में भी में कौन सा स्वर मिल गया? दीर्घ स्वर मिल गया। और अभिसार में जब भी में दीर्घ स्वर मिला तो फिर क्या बन गया? यहां बन गया अभिसार। और अभिसार का मतलब क्या होता है? अभिसार का मतलब होता है आक्रमण। अभिसार का मतलब क्या हो गया? आक्रमण। आगे चलते हैं। अशित, असित, अशीत और अशीति। देखिए चार शब्द हैं, ये शब्द युग्म बन सकते हैं और बनते ही हैं, महत्वपूर्ण है। अशित, अशित का मतलब क्या होता है? अशित का मतलब होता है खाया हुआ। अशित का मतलब क्या होता है? खाया हुआ। वहीं पर असित, असित का मतलब होता है काला। असित का मतलब क्या होता है? काला। शीत, शीत यानी सर्दी, और अ यानी नहीं, तो अशीत। अशीत का अर्थ क्या हो गया? देखो ध्यान से समझते हुए चलना। फिर अशीत का अर्थ क्या हो गया भाई? अशीत का फिर क्या अर्थ हो गया? जहां शीत नहीं है, अर्थात जो शीत नहीं है अर्थात गर्म। गर्म। और अशीति ये संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है 80 की संख्या। 80 की संख्या। तो अशित, असित, अशीत और अशीति, इनका अर्थ क्या हो गया? इनका अर्थ हो गया कि खाया हुआ, काला, गरम और 80 की संख्या। एक तो होता है आपत और एक होता है आपात। दो प्रकार के शब्द हैं। एक जो शब्द है वो है आपत और दूसरा शब्द क्या है? आपात। अब देखो आपत का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा शब्द है। आपत का अर्थ क्या होता है? ये तो है आपद से संबंधित। विपत्ति से संबंधित, आपत से संबंधित। ये तो क्या क्या हो गया भाई? आपत से संबंधित अर्थात विपत्ति से संबंधित। और आपात, आपात का मतलब क्या होता है? आपात का बहुत अच्छा, जैसे आपातकाल अर्थात आकस्मिक रूप में, अचानक से, आकस्मिक रूप में, इसको क्या बोलते हैं? आपात। तो आपत और आपात ये दो प्रकार के शब्द हो गए। तो आकस्मिक रूप में, देखो आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा शब्द है और लिखते हैं। शब्द देखो, शब्द देखते हुए चलना, कितने अच्छे शब्द हैं। आस्तिक, और दूसरा शब्द है आस्तिक। कितने अच्छे शब्द है, आस्तिक और आस्तिक। आस्तिक और आस्तिक। ईक्षक, ईक्षण। ईक्षक, ईक्षण।
ईक्ष। आगे चलते हैं। उबट और उबटी। उबट उबटी। उबट और उबटी। कुंवर कुंवरी। कुंवर कुंवर कुंवरी। कंकाल कंगाल। कंकाल कंगाल। कंकाल कंगाल। कंजर कुंजर। कंजर कुंजर। कर्ण कर्ण। कर्ण कर्ण। अब देखो ध्यान से समझते हुए चलना भाई। सबसे पहले अपन आ गए किस पर? आस्तिक पर। आस्तिक, सबसे पहला शब्द क्या ले लिया? सबसे पहला शब्द मैंने ले लिया आस्तिक। अब आस्तिक का अर्थ क्या होता है? आस्तिक का अर्थ क्या होता है, इस चीज को देखते हुए चलेंगे कि आस्तिक कौन होता है। कौन होता है आस्तिक? आस्तिक वो होता है जो ईश्वर में आस्था रखता है। ईश्वर में आस्था रखने वाला। ईश्वर में आस्था रखने वाला क्या हो गया? आस्तिक। ये तो कौन हो गया? आस्तिक। ईश्वर में आस्था रखने वाला। और आस्तिक, आस्तिक कौन है भाई? आस्तिक है एक ऋषि का नाम है। आस्तिक कौन है? आस्तिक है एक ऋषि का नाम। एक ऋषि का नाम, ये आस्तिक है। एक ऋषि का नाम, ये क्या है? आस्तिक। तो आस्तिक का मतलब तो हो गया कि आस्तिक का मतलब तो हो गया ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ईश्वर में विश्वास रखने वाला। और आस्तिक, आस्तिक कौन हो गए? एक ऋषि का नाम। आगे चलते हैं। ईक्षक और ईक्षण, देखिए बहुत अच्छा शब्द है ईक्षक और ईक्षण। सबसे पहले अगर मैं ईक्षण का मतलब लूं तो ईक्षण का मतलब होता है दर्शन। दर्शन या विचार। किसी भी चीज के प्रति उसको आप किस नजरिए से देखते हो, वो आपका ईक्षण है, दर्शन या विचार। और ईक्षक जो ईक्षण करता है अर्थात दर्शक। दर्शक। तो ईक्षक तो कौन हो गया? दर्शक। और ईक्षण कौन हो गया? दर्शन या विचार। इसको कहते हैं ईक्षण। आगे चलते हैं, अगले शब्दों की तरफ हम चलेंगे। अगला जो शब्द है वो है उबट और उबटी। देखो कितनी अच्छी बात कह दी, उबट और उबटी। उबट का मतलब क्या होता है? उबट का मतलब होता है टेढ़ा मार्ग। टेढ़े मार्ग को आप क्या कह सकते हो? उबट। यह एक ऐसी जगह जहाँ अगम्य हो, जहाँ पहुंचना या जहाँ कोई पहुंचा ना हो उसको हम अगम्य बोलते हैं। जो जाने के योग्य नहीं है, अर्थात तो जो कठिन रास्तों से भरा हुआ या कठिनाइयों से भरा हुआ जो मार्ग है उसको अगम्य हम बोलते हैं, मंजिल को। और उबटी, उबटी क्या है? उबटी, उबटी बहुत अच्छा शब्द है। उबटी का मतलब है उपटन लगाकर। उबटी बैठे हो, और उबटी बैठे हो अर्थात उपटन लगा करके बैठे हो। उपटन जो हम लगा लेते हैं उसको लगाने की क्रिया के बाद वो व्यक्ति कहलाता है उबटी। उबटी बैठे हो, उबटी बैठे हो अर्थात उपटन लगा करके बैठे हो। तो टेढ़ा मार्ग तो उबट, उबट खावट जो अपन बोलते हैं। और उबटी, उबटी यानी उपटन लगाकर। इस प्रकार से कठिन शब्दों के बारे में हम
पढ़ते हुए जा रहे हैं, आगे चलेंगे, अगले शब्दों की तरफ चलते हैं। कुंवर और कुंवरी, देखिए कितना अच्छा शब्द है कुंवर और कुंवरी, बहुत अच्छा शब्द है। कुंवर का अर्थ क्या होता है? कुंवर का मतलब होगा राजकुमार, ये तो हो गया कुंवर। और कुंवरी राजकुमारी, राजकुमारी क्या कहलाएगी? कुट। कुंवर यानी राजकुमार और कुंवरी का मतलब राजकुमारी, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। कंकाल और कंगाल, कंकाल क्या होता है? आप खुद बताओ कंकाल क्या होता है भाई? बहुत अच्छा शब्द है। कंकाल क्या है? कंकाल है हड्डियों का समूह। हड्डियों का समूह। अच्छा, यहाँ पर एक नया शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। आप आजकल ट्रेंडिंग में है बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, पंडित जी हैं, उनकी अगर आप शॉर्ट्स वगैरह देखते होगे यूट्यूब शॉर्ट्स पर, तो वहां पर वो बार बार एक उच्चारण करते हैं कि ठटरी बंदे या ठट्टी बन। तो ठट्टी क्या होता है? ठट्टी का मतलब ही होता है कंकाल। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ठट्टी भी बोल सकते हैं। ठट्टी का मतलब कंकाल। और कंगाल, कंगाल क्या है भाई? जिसके पास कुछ नहीं हो वो कंगाल। तो कंगाल का मतलब क्या होता है? जिसके पास कुछ नहीं हो, और जिसके पास कुछ नहीं हो उसको गरीब कह सकते हो, अकिंचन कह सकते हो, तो गरीब। हड्डियों का समूह कंकाल, और कंगाल क्या हो गया? गरीब। इस चीज के बारे में विशेष ध्यान देंगे। कंजर, कंजर, कंजर शब्द है। देखिए कंजर के बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छा शब्द है कंजर। कंजर क्या होता है? कंजर होता है, एक तो ये जाति विशेष है। देखिए कंजर के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक तो ये जाति विशेष भी आप इसको मान सकते हो, जाति विशेष। या आप इसके बारे में कह सकते हो नीचा पुरुष, नीचा पुरुष। ये तो कौन हो गया? कंजर। और कुंजर, कुंजर होता है हाथी। जब द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए युधिष्ठिर से कहलवाया गया, तो युधिष्ठिर से कहलवाया गया कि भाई ऐसे कह दो कि युधिष्ठिर से कहलवाया गया कि ऐसे कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। अब अश्वत्थामा मारा गया ऐसा कह दो, तो भाई कह तो देंगे, इसमें परेशानी क्या है? लेकिन युधिष्ठिर धर्मवादी आदमी था। युधिष्ठिर ने कहा कि भाई अगर मैं इस प्रकार से कह दूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया, तो मैं झूठ कैसे बोल दूं? आगे आने वाला जो भविष्य है वो मुझे झूठे के नाम से जानेगा। तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, असत्य नहीं बोल सकता। मैं मर्यादा से मजबूर हूँ, मर्यादा में बंधा हुआ हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन कृष्ण भगवान के कहने पर कि भाई तुझे झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, इसलिए बोलना पड़ेगा क्योंकि समाज की भलाई के लिए और धर्म को जिताने के लिए तेरा झूठ बोलना आवश्यक है। तब जाकर के युधिष्ठिर ने या युधिष्ठिर को एक युक्ति सूझी, और उसने कहा कि अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा, कि अश्वत्थामा मारा गया, अब नर है या हाथी है मुझे नहीं पता। तो ये जो कुंजर है ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथी। इस चीज के बारे में विशेष ध्यान रखेंगे। अगले शब्दों की तरफ चलेंगे। एक सेकंड भाई। अगले शब्दों की तरफ चलेंगे भाई। अब एक शब्द आ गया कर्ण, और दूसरा शब्द आ गया करण। पहला शब्द क्या आ गया? कर्ण, और दूसरा शब्द क्या आ गया? करण। अब क्या तो कर्ण होता है और क्या करण होता है? देखिए कर्ण, कर्ण, कर्ण को आप कान कह सकते हो, कान, क्योंकि कर्ण का अर्थ क्या होता है? कान। या फिर महाभारत का एक पात्र,
महाभारत का एक पात्र कौन था? कर्ण। लेकिन कर्ण क्या है? कारक की तृतीय विभक्ति। कारक की तृतीय विभक्ति क्या है? कर्ण। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना। कान को कर्ण कहा, लेकिन कर्ण किसको कहा? कारक की तृतीय विभक्ति को हमने क्या कह दिया? कर्ण कह दिया। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द है ही नहीं, तो अगला शब्द हमें लिखना पड़ेगा। लिख देते हैं। देखिए, बहुत अच्छा शब्द है। शब्द है कदन। कदन। कटिबंध। कटिबद्ध। कटिबंध और कटिबद्ध। ठीक है, ये दो हो गए। आगे चलते हैं। एक बहुत अच्छा शब्द है, मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, कपीश। और दूसरा शब्द है कपीश। कपिश और कपीश। आगे चलते हैं। एक होता है कांति और दूसरा शब्द है क्रांति। पहला शब्द क्या है? कांति, और दूसरा शब्द क्या है? क्रांति। आगे चलते हैं, अगले शब्दों की तरफ हम चलेंगे। तो अगला शब्द है किला और कीला। किला और एक शब्द होता है कीला। देखो, आप भाषा में इन शब्दों के प्रयोग के आधार पर आप इनका अर्थ पहचान सकते हो, कोई कठिन नई वाली बात नहीं है। अगला जो शब्द है वो है कुजन और कूजन। कुजन। और अगला शब्द है कूजन। आगे चलते हैं। कृत और क्रीत। देखिए कितना अच्छा शब्द है, कृत। और एक शब्द है क्रीत। इसके बाद आगे चलेंगे, अगले शब्द की तरफ हम चलते हैं। तो हमें मिलती है खांसी और खांसी। अच्छी खांसी और इसके तो खांसी हो गई। एक तो है अच्छी खांसी और एक है खांसी हो गई। एक है खोलना। खोलना। और एक है खोलना। खून खोलना। देखो कितने अच्छे शब्दों का चयन यहां पर मैंने किया है। देखते हैं, ये रहे शब्द, ये रहे। कदन। कदन। कदन का मतलब क्या होता है? मुझे जल्दी से बताओ, कदन का मतलब क्या होता है भाई? जल्दी, एक सेकंड के अंदर आप मुझे जवाब दोगे। कदन का अर्थ क्या होता है भाई? कदन। कदन का मतलब होता है हिंसा। कदन का मतलब क्या होता है? हिंसा। लेकिन वहीं पर कदन का मतलब क्या होता है? कदन का मतलब होता है खराब अनाज। खराब अनाज। कदन का मतलब हिंसा और कदन का मतलब खराब अनाज। खराब अनाज। कटिबंध। पहला शब्द है कटिबंध। कटी। कटी का मतलब होता है कमर। और बंध। बंध का मतलब क्या होता है? बंध। बंध का मतलब क्या होता है?
बंद, अर्थात ये क्या बन गया, कमरबंद। और कमरबंद तो क्या है, कमरबंद तो एक आभूषण है। तो कटिबंध का तो अर्थ क्या हो गया, कमरबंद। वहीं पे दूसरा शब्द लिया कटिबद्ध। कटि का मतलब कमर और बद्ध का मतलब बांध लेना, कस लेना। और कमर कस लेना का मतलब क्या होता है, तैयार होना, तैयार हो जाना। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, कमरबंद यानी कटिबंध, और कटिबद्ध का मतलब क्या होता है, कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार होना। इस चीज के बारे में विशेष ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। कपिश और कपीश। कपिश, कपिश का अर्थ क्या है, कपिश का अर्थ है मटमैला या भूरा। कपिश का अर्थ क्या है, कपिश का अर्थ है मटमैला या भूरा। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और कपीश, कपीश को आप, कपि यानी वानरों के जो ईश हैं उनको आप या तो हनुमान कह सकते हो या सुग्रीव भी कह सकते हो, सुग्रीव, हनुमान या सुग्रीव। इस चीज का तो मटमैला है भूरा तो कपीश, और ये क्या हो गया, हनुमान या सुग्रीव। आगे चलते हैं अगले शब्दों की ओर। एक है कांति और दूसरा शब्द है क्रांति। कांति का मतलब क्या हो गया, क्रांति का मतलब क्या हो गया। कांति का मतलब क्या होता है, क्रांति का मतलब क्या होता है। एक कांति, देखो कांति का तो सीधा सा अर्थ है चमक को कांति बोलते हैं, लेकिन क्रांति का मतलब क्रांति ला दी, परिवर्तन। क्रांति को क्या बोलते हैं, परिवर्तन। बहुत आसान से शब्द हैं। आगे चलते हैं। एक तो होता है किला, किला ध्यान से समझना, एक तो क्या होता है किला और एक होता है किला। किला, किला क्या है, किला, किला तो होता है गढ़, या जो दुर्ग होते हैं इनको आप किला बोलते हो। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ का किला, इस तरीके। और कीला, कीला होता है लोहे की एक नुकीली जो वस्तु है उसको हम कीला बोलते हैं, नुकीली वस्तु। ये क्या हो गई, ये हो गई कीला। और ये क्या हो गया भाई, ये हो गया किला। तो किला, किला का मतलब गढ़ या दुर्ग, और कीला, कीला का मतलब लोहे की नुकीली वस्तु। इस तरीके से ध्यान से समझते हुए चलना, किला और कीला। आगे चलते हैं, अगले शब्दों की तरफ चलते हैं। कुजन और एक है कूजन। कुजन, कु यानी बुरा, जन यानी व्यक्ति, अर्थात बुरा व्यक्ति। तो कुजन का सीधा सा अर्थ क्या हो जाएगा, कुजन का सीधा सा अर्थ हो जाएगा दुर्जन। और कूजन, कूजन क्या है, कूजन पक्षी कूजन करते हैं। कूजन, कूजन का मतलब क्या होता है, पक्षियों का जो कलरव होता है, पक्षियों का क्या होता है, कलरव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कूजन बोलते हैं, कूजन। तो दुर्जन यानी कुजन और कूजन यानी पक्षियों का कलरव। आगे चलते हैं, कृत, कृत और क्रीत दो शब्द हैं। कृत, कृत का मतलब तो किया हुआ, और क्रीत, क्रीत का मतलब खरीदा, खरीदा हुआ। कृत का मतलब तो किया हुआ और क्रीत का मतलब खरीदा हुआ। कृत का मतलब तो किया हुआ और क्रीत का मतलब खरीदा हुआ। आगे चलते हैं। ये अच्छी खासी है। एक शब्द तो होता है, देखो नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता, अच्छी खासी। और एक होता है खांसी, एक तो होता है खांसी और एक होता है खांसी। अच्छी खासी, अच्छी खासी का मतलब अच्छी या सुंदर को हम क्या बोलते हैं, खांसी। ये तो खांसी है।
और खांसी, खांसी क्या है? रोग है भाई। खांसी एक प्रकार का क्या है? खांसना, खांसना क्रिया हो गई, खांसना। या फिर ये क्या होते हैं? ये होते हैं खासी नाम की जनजाति है। खासी नाम की क्या है? जनजाति है भाई। हम की जनजाति, खासी नाम की जो जनजाति है उसको भी हम क्या बोलते हैं? खांसी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि खांसी, अच्छी खांसी यानी अच्छी और सुंदर, और खांसी, खांसी का मतलब एक रोग हो गया, खांसना। आगे चलते हैं। खोलना और खोलना, देखो बहुत अंतर है खोलना और खोलना। खोलना, खोलना का अर्थ क्या होता है? खोलना का बहुत आसान शब्द है भाई, बंधन से मुक्त करना। बंधन से मुक्त करना तो क्या हो गया? खोलना। बंधन से मुक्त करना तो खोलना। और खोलना, इसका तो खून खोल गया, इस बात को सुनकर इसका खून खोल गया। तो खोलना का मतलब होता है उबलना, उबलना, खोलना। इस तरीके से अब तक हमने कितने शब्द देखे? अब तक हमने 20 शब्द देख लिए। कितने शब्द देख लिए भाई? 20। अब आगे चलते हैं और भी महत्वपूर्ण शब्दों की तरफ चलते हैं। और महत्वपूर्ण शब्दों की तरफ चलते हुए हम ये देखेंगे, और आपको भी ये पता चल रहा होगा कि कौन कौन से शब्द हैं जो महत्वपूर्ण हैं, बेहतर हैं, शानदार हैं, लाजवाब हैं, और संभावित हैं, जटिल हैं, कठिन हैं। सभी शब्दों की तरफ देखो। एक तो होता है चंपक और एक होता है चंपक। चंपक और एक होता है चंपक। चंपक और चंपक। आगे बढ़ते हैं। चंपक और चंपक। चतुष्पद और चतुष्पद और चतुष्पथ। चक्रवाक, चक्रवात और चक्रवाक, ये दो शब्द भी शब्द युग्म बनाते हैं। चषक और चषक यानी चस्का लग जाता है। एक तो होता है चषक जो प्याला अर्थात, और संस्कृत में इसको गिलास बोलते हैं, चस्कः एषः चस्कः अस्ति। और एक होता है चषक, इसको तो चस्का लग गया, आदत लग गई, लत लग गई। आगे चलते हैं अगले शब्दों की तरफ। तो शब्द आ गया जनाना और जनाना। जनाना और जनाना। देखो जनाना हॉस्पिटल, तो जनाना हॉस्पिटल कौन सा? पहला वाला जनाना कि दूसरा वाला जनाना? ये वाला जनाना, जनाना। जनाना का मतलब होती है स्त्री। आगे चलते हैं। एक होता है जमाना और एक होता है जमाना। एक तो क्या होता है? जमाना, और एक होता है जमाना। अब जमाना और जमाना, ये आप मुझे बताओगे कि जमाना और जमाना में क्या अर्थ होता है। आगे चलते हैं अगले शब्दों की तरफ। एक शब्द है ढलाई और दूसरा शब्द है ढिलाई। एक शब्द क्या है? ढलाई, और दूसरा शब्द क्या है? ढिलाई। ढलाई और दूसरा शब्द है ढिलाई।
आगे चलते हैं। एक शब्द है ढाढ़ी। चलो ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक शब्द है तड़ाक। और दूसरा शब्द है तड़ाक। एक शब्द क्या है तड़ाक और दूसरा शब्द क्या है तड़ाक। एक शब्द है ताऊ। ताऊ और दूसरा शब्द है ताऊ। एक शब्द क्या है ताऊ और दूसरा शब्द क्या है ताऊ। एक तो शब्द है भांड। भांड। और एक शब्द है भांड। एक में तो नीचे उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग किया है और एक में उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग नहीं किया। आगे चलते हैं। एक जो शब्द है वो बहुत अच्छा शब्द है और शब्द है मुकर्रर। 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 और दूसरा जो शब्द है वो भी बहुत अच्छा शब्द है। मुख तक तो देखो एक जैसा ही है, मुख तक तो एक जैसा ही है। और फिर क्या है बताओ दोनों में क्या अंतर है। दोनों में अंतर है नुक्ता का। इसमें क्या में नुक्ता है उसमें नुक्ता नहीं है। आगे चलते हैं। एक शब्द है मृत और दूसरा शब्द है मृत। अब आगे चलते हैं, अगले शब्दों की तरफ चलेंगे। देखो मित्रों आगे बढ़ते हैं। एक पहला जो शब्द है मैंने कहा चंपक और दूसरा जो शब्द है वो मैंने क्या कहा चंपत। अब चलो आगे चलते हैं। मैं आपको बताऊंगा चंपक। चंपक का अर्थ क्या होता है और दूसरा शब्द क्या है चंपत। चंपत। वह चंपत हो गया, पैसे खाकर वह तो चंपत हो गया। तो चंपत का तो सीधा अर्थ होता है गायब। चंपत का तो सीधा सा अर्थ क्या होता है भाई। चंपत का तो सीधा सा अर्थ होता है गायब। और चंपक, चंपक हो गया चंपा का पेड़। चंपा का पेड़। तो चंपा का पेड़ तो चंपक और चंपत यानी गायब। यहां समझ पा रहे हो, चंपक मतलब चंपा का पेड़ और चंपत मतलब गायब। आगे चलते हैं। चतुष्पद और चतुष्पथ। चतुष्पद का मतलब चार पैरों वाला अर्थात चौपाया। चौपाया। और चतुष्पथ चार पथ वाला अर्थात चौराहा। चौराहा। तो चौपाया और चौराहा। चौपाया और चौराहा इस चीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, चौपाया और चौराहा। आगे चलो। चक्रवात। पहला शब्द है चक्रवात और दूसरा शब्द क्या है चक्रवाक। जो चक्रवात होता है उसको तो हमने कह दिया बवंडर। बवंडर। तो चक्रवात को तो हमने क्या कह दिया भाई, चक्रवात को हमने कह दिया आंधी तूफान। इसको आंधी और तूफान भी कह सकते हो। आंधी तूफान, आंधी तूफान इस तरीके से हमने इसको कह दिया। ये तो हो गया। और चक्रवाक का मतलब होता है चकवा पक्षी। चकवा पक्षी। चषक। चषक का अर्थ क्या होता है और वहीं पर है चषक। चषक का मतलब तो होता है प्याला।
चषक का मतलब तो क्या होता है? प्याला। ये तो होता है चषक, प्याला। और चषक, चषक का मतलब होता है आदत या लत। आदत या लत। एक तो होता है जनाना और एक होता है जनाना। किसी भी चीज से अवगत कराने को तो बोलते हैं जनाना। किसी भी चीज से अगर हम किसी को अवगत कराएंगे तो उसको बोलते हैं जनाना, अर्थात बताना या अवगत कराना। और एक होता है जनाना, जनाना हॉस्पिटल अर्थात स्त्री। तो ये तो हो गया बतलाना, और ये क्या हो गया? स्त्री। आगे चलते हैं। जमाना। जमाना क्या होता है? और एक होता है जमाना। सारा जमाना, तो सारा जमाना, जमाना तो ये युग, जमाना। और जमाना, जमाना क्या होता है? जमाना होता है पतली चीज को ठोस बनाना। पतली चीज को ठोस बनाना। ये तो क्या हो गया? जमाना। और ये क्या हो गया? जमाना। जमाना, जमाना का मतलब होगा काल भी आप कह सकते हो, अरसा कह सकते हो, इसको काल कह सकते हो, काल, इसको अरसा भी कह सकते हो, अवधि भी कह सकते हो। तो इस तरीके से पतली चीज को जमा कर ठोस बनाना। और एक हो गया जमाना। आगे चलते हैं। ढलाई। देखिए बहुत अच्छा शब्द है ढलाई। ढलाई का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा शब्द है। ढालने की जो क्रिया है, ढलाई क्या है? ढालने की क्रिया। ढालने की क्रिया तो क्या हुआ? ढलाई। और वहीं पर है ढिलाई। ढिलाई, इसको ढिलाई दे दी, अर्थात ढिलाई का मतलब है शिथिलता। शिथिलता, शिथिलता, शिथिलता। इस प्रकार से आगे चलते हैं। एक शब्द है तड़ाक। तड़ाक यानी शीघ्र। शीघ्र, तड़ाक से कम कर दो। तो तड़ाक का मतलब क्या हो गया? शीघ्र, है ना? तड़ाक से गिर पड़ा। अच्छा, तड़ाक का एक अर्थ और होता है। तड़ाक का एक अर्थ होता है कि कड़ी चीज के टूटने की ध्वनि भी इसको कह सकते हैं। कड़ी चीज के टूटने की जो ध्वनि है, उसको हम तड़ाक बोल सकते हैं। तड़ाक। लेकिन तड़ाक क्या है? तड़ाक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है तालाब। जिसका अर्थ क्या होता है? तालाब। आगे चलते हैं। ताऊ। ताऊ का अर्थ क्या होता है? और एक होता है ताऊ। पिता का जो बड़ा भाई है वो तो होता है ताऊ, और एक होता है ताऊ। ताऊ का मतलब ताप। ताऊ का मतलब क्या होता है? ताप। ध्यान से समझना। ताऊ का मतलब क्या होता है? ताऊ का मतलब होता है ताप। ताव या क्रोध, इसको आप ताव भी कह सकते हो या क्रोध भी कह सकते हो। लेकिन ताऊ कौन हो गया? हट जा ताऊ पाछाने। तो ताऊ कौन है? ताऊ है पिता के बड़े भाई। पिता के बड़े भाई। तो ये तो हो गया ताऊ और ये हो गया ताऊ।
एक तो होता है भांड और एक होता है भांड। भांड, भांडा, बर्तन। भांडा बर्तन को तो अपन क्या बोलते हैं, भांड। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। ये बर्तन, चलो मैं आपको इसका शुद्ध रूप लिख ही देता हूँ। ये बर्तन को भाई ऐसे मत लिखना, अगर शब्द शुद्धि की बात करेंगे तो फिर बर्तन को आपको इस प्रकार से शुद्ध माना गया है, बर्तन आप इस प्रकार से लिखोगे। और एक होता है भांड। भांड कौन होता है, भांड होता है नकल उतारने वाला या मस्खरा भी आप इसको कह सकते हो। तो एक तो हो गया नकल उतारने वाला, या फिर आप इसको कह सकते हो मस्खरा। मस्खरा। एक शेर है, मुझे वो कुछ ही याद है खंड में कि मुखोटा उतारकर सोने लगते हैं, मुखोटा उतारकर सोने लगते हैं, कि मुखोटा उतारकर सोने लगते हैं, झूठी हंसी को धोने लगते हैं। मुखोटा उतारकर, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा शेर है, कि मुखोटा उतारकर सोने लगते हैं, मुखोटा उतारकर सोने लगते हैं, झूठी हंसी को धोने लगते हैं, और दिन के उजाले में मस्खरे सबको हंसाकर, दिन के उजाले में सबको हंसाकर रात के अंधेरे में मस्खरे रोने लगते हैं। तो मस्खरे, मस्खरे का मतलब नकल उतारकर सामने वाले को हंसाने वाला। देखो एक शब्द और आता है विदूषक, अभी सीटी के पेपर में आया था विदूषक। जो भारतीय नाट्य है, भारतीय जो नाटक है, उनके मध्य में या बीच में हंसाने वाला जो पात्र होता है उसको हम विदूषक कहते हैं। जो फिल्मों में जॉनी लीवर जिस रोल को अदा करता है उसी को विदूषक, विदूषक उसको हम कहते हैं। आगे चलते हैं अगले शब्दों की तरफ। मुकर्रर और मुकर्रर, मुकर्रर दोनों ही शब्दों से आप परिचित हैं, और उसको इस जुर्म के कारण फांसी मुकर्रर की जाती। तो एक मुकर्रर का अर्थ क्या होगा और दूसरे का क्या होगा, ध्यान से समझना। जिसमें नुक्ता लगा हुआ है, नुक्ता, उसको तो बोलते हैं कहा हुआ या दोहराया हुआ। कहा हुआ, दोहराया हुआ, ठीक है। और दूसरा है कि इसको फांसी मुकर्रर की जाती है। वो मुकर्रर का मतलब क्या है, नियत या ठहराया हुआ। नियत, नियत, नियत का मतलब क्या होता है, नियत का मतलब होता है निश्चित, ठहराया हुआ, ठहराया हुआ, ठीक है। इस तरीके से आगे चलते हैं। मृत, और अगला शब्द है मृत। मृत, मृत का मतलब क्या होता है, मृत का मतलब तो मरा हुआ। मृत का मतलब मरा हुआ, और मृत, मृत का मतलब मिट्टी। मृत का मतलब क्या होता है, मृत का मतलब होता है मिट्टी। आगे शब्द है ही नहीं। अच्छा, देखिए मित्रों, आज हमने कम से कम 30 शब्दों के बारे में बताया। कितने शब्दों के बारे में हमने बात की, 30 शब्दों के बारे में। मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये पहला शब्द, ये दूसरा, सॉरी ये दूसरा पेश, ये दो शब्द, फिर 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 ये, 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 और फिर ये, और फिर से एक बार ये, और इनके बाद ये। इस प्रकार से लगभग मैंने आज 30 शब्दों की बात की, और 30 शब्दों की बात की, शब्दों की नहीं। शब्द तो लगभग 60 या 65 हो गए, 30 शब्द युग्मों की बात की। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है,
ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जुड़े रहिए क्वालिटी एजुकेशन नामक चैनल से। और क्वालिटी एजुकेशन जो वास्तव में एजुकेशन में क्वालिटी देता है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ जो भी आप कमेंट्स वगैरह करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रेमिल और ऊर्जित उपस्थिति को दर्ज करते हैं। कमेंट के माध्यम से जो भी प्रश्न मेरे तक पहुंचते हैं, मैं उनका जरूर समाकलन करता हूं, निराकरण करता हूं, और प्रश्नों का उत्तर देने का भी प्रयास मैं कमेंट्स पर ही करता हूं या फिर अगले दिन वीडियो के माध्यम से करता हूं। जैसे कल मेरे पास कमेंट्स पर एक प्रश्न आया, एक सेकंड रुकना। कल मेरे पास एक प्रश्न आता है, मैं देख लेता हूं। पांच हजार व्यू तक अब तक केवल 3 या 4 दिनों में वीडियो 5000 व्यू तक पहुंच चुकी है। ये आप सबका प्रेम है, श्रद्धा है, आदर है, सम्मान है। इसके लिए मैं आपके प्रति बड़ा कृतज्ञ हूं। और उस प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि वो प्रश्न कौन सा था। वो प्रश्न था कि सर प्लीज बताएं कि विभीषण, देखिए प्रश्न है सरोज चौहान जी हैं, सरोज चौहान जी। अगर आज की आप वीडियो देखेंगे सरोज चौहान जी, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा हूं कि ये मुझे पता नहीं था, अभी मैंने तुरंत यूट्यूब पर देखा है कमेंट्स के माध्यम से। तो आपका ये प्रश्न निकला है कि सर बताइए विभीषण और विभीषण में कौन सा शब्द शुद्ध है और कैसे। देखिए विभीषण और विभीषण दो शब्द हैं। पहला शब्द तो क्या हो गया, विभीषण, और दूसरा शब्द क्या हो गया, दूसरा शब्द हो गया विभीषण। जो भी आप कमेंट वगैरह करेंगे, जो भी प्रश्न पूछेंगे, उनको ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर यूट्यूब पर जरूर आपका नाम लेकर के उस प्रश्न को समझाऊंगा। ये मेरा आपसे दावा है। इसलिए आप कहीं भी परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए सरोजी, मैं आपको बताता हूँ कि विभीषण विभीषण क्या है। देखिए शुद्धता की अगर हम बात करें तो शुद्धता में तो एक बात यह आ जाती है कि एक तो मानना होता है विद्वानों का और एक मानना होता है एनसीईआरटी आरपीएससी का। देखो आरपीएससी तो इसको मानती है और विद्वान इसको भी मानते हैं, और आरपीएससी में आंसर की के माध्यम से इसको मानती है। अब देखो समझने की बात क्या है, समझने की बात यह है भीषण, भीषण का मतलब क्या होता है, भीषण का मतलब होता है भयंकर, और वी एक उपसर्ग हो गया, एक उपसर्ग हो गया। जो विशेष रूप से भीषण था उसको हमने विभीषण कहा। ये जो राक्षस थे, आपसे मान लो कहा जाए कि आपको रात को 2 बजे बिल्कुल अंधेरे कमरे में जाना है और अंधेरे कमरे में जाकर के लाइट को ऑन करके आना है, और बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैली हुई है कि भूत प्रेत दिख जाते हैं इस तरीके से। तो जब आप हौले हौले धीमे धीमे आप बटन स्टार्ट करने जाओगी, खटका स्टार्ट करने जाओगी लाइट जलाने के लिए, तो जब तक आपका वो सफर होगा, उस सफर में आप बहुत ज्यादा डरी हुई रहेंगी। और उस डरी हुई रहने के साथ साथ आपके मन में एक विचार ये चलता रहेगा क्या कि अगर भूत आ गया तो मैं क्या करूंगी। नहीं, आपके मन में ये विचार नहीं चलेगा कि भूत आ गया तो मैं क्या करूंगी। आपको सबसे बड़ा डर ये रहता है कि बस दिख ही ना जाए, दिख गया तो करना और ना करना वो तो भूत ही करेगा सब। वो एक जोक भी है कि अगर तुम्हारे सामने शेर आ गया तुम क्या करोगे, बोले साहब मैं क्या करूंगा, जो करेगा शेर करेगा। तो इस तरीके से क्या है कि भूत दिख ही ना जाए, इसी चीज का सबसे बड़ा डर रहता है। तो केवल एक भूत को दिखने में इतना डर व्यक्ति को रहता है। तो पहले के जो राक्षस रहते थे, असुर रहते थे, वो भूत प्रेतों को तो टॉफियों की तरह खा जाते थे। तो उनका दिखना मात्र ही कितना डरावना होता था। इसी प्रकार से भीषण यानी जो बहुत भयंकर दिखने वाले होते थे, उनमें भी वी उपसर्ग का प्रयोग करके विशेष रूप से जो भीषण थे यानी दिखने में भयंकर थे, उनको विभीषण नामकरण उनका किया गया। तो विभीषण तो इस प्रकार से बना शुद्धता की अगर हम बात करें, जिसको आरपीएससी मानती है। और एक कुछ विद्वान मानते हैं कि बै जो है ये पै वर्ग का वर्ण है, और भय जो है ये भी पै वर्ग का वर्ण है। तो पै वर्ग के एक वर्ण के बाद दूसरा वर्ण
प वर्ग का ही आना चाहिए, इसलिए उन्होंने विभीषण को विभीषण भी कहा। दोनों ही शब्द शुद्ध है, गलती किसी में नहीं। ये भी एक नियम के कारण, नियम के तहत सही है, और ये भी सही है उपसर्ग लग जाने के कारण। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि आरपीएस अगर परीक्षा पास करनी है तो इस शब्द को लेकर चलो, और अगर विद्वान बनना है तो फिर दोनों शब्दों को लेकर चलो। तो ये आपका यहाँ पर उत्तर मिल चुका है आपको। अब अगले कमेंट की बात करते हैं। बिल्कुल मैंने आपका उत्तर दे दिया है। उसके बाद अशोक केरला जी कहते हैं कि सर संधि और अलंकार समास की रेगुलर क्लास लगाओ। सर संधि और अलंकार और समास, देखिए बिल्कुल संधि और समास का प्रकरण मैं यहाँ पर लूंगा, और उसकी जो क्लास है वो आपके ए वगैरह पर भी चल रही हैं, क्वालिटी एजुकेशन चैनल पर। एक बार मैं फिर से इनकी वीडियो वगैरह डालूंगा संधि और समास की। लेकिन रही बात अलंकार, तो अलंकार का प्रकरण मैं अभी नहीं लूंगा, क्योंकि अलंकार का प्रकरण मैं यहाँ पर पीएसआई की प्रश्नोत्तरी करवा रहा हूँ। तो अलंकार का प्रकरण है वो अंत में उसका नंबर आएगा, इसलिए अलंकार अभी मैं शुरू नहीं करूंगा। बाकी सरजीत सिंह कहते हैं अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल सरजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरजीत जी। उसके बाद ज्योति यादव कहती हैं वेरी नाइस क्लास सर। बहुत बहुत ज्योति यादव, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मनीषा सांखला कहती हैं कि सर प्लीज हाई कोर्ट एलडीसी के लिए संधि समास उपसर्ग क्लास कंप्लीट करवा दीजिए एग्जाम से पहले। बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट के एग्जाम मार्च में है, और मार्च से पहले अभी हमारे पास 2 महीने हैं, और 2 महीने में आपको अभी पता नहीं है कि कम से कम मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण जो शब्दों को ला करके, क्योंकि देखो टॉपिक तो आप किसी भी पुस्तक से पढ़ सकते हैं, सामान्य रूप से थ्योरी पढ़ लीजिए। उसमें जो महत्वपूर्ण रूप से शब्द हैं जो परीक्षा के लिए संभावित हैं, जटिल भी हैं, कठिन है और महत्वपूर्ण है, उनको मैं यहाँ पर आपके सामने इस 1 घंटे की क्लास में रोज लेकर के ही आता हूँ। इसलिए आप टॉपिक कहीं से भी पढ़िए, सामान्य शब्द कहीं से भी पढ़ लीजिए, और इस क्लास को, इस 1 घंटे की क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मैं पक्का हाईकोर्ट से पहले जो भी आपने प्रकरणों के नाम मुझे बताए हैं, इनके सभी महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर आपके सामने अवश्य आऊंगा। इसके बाद अभिजीत जाट कहते हैं कि सर प्लीज रोज का वीडियो डालना। हाँ अभिजीत, रोज यूट्यूब पर एक वीडियो आपको मिलेगा टॉपिक से संबंधित, जिसमें शब्द, महत्वपूर्ण शब्द होंगे रोज। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे जिज्ञासु अभ्यर्थियों से सामना हुआ है मेरा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। करवद्द मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। रुचिका शर्मा है, फिर एसआई की न्यू वैकेंसी कब आएंगी। उसके बाद और है कि कुछ प्रश्न थे, कुछ प्रश्न थे, मैं देख लेता हूँ, शायद सेकंड पार्ट वाली वीडियो पर है। पुलिस ऑफिसर के नाम से एक आईडी है, वो कहते हैं श्रीमान ऊष्मा, उष्ण, ऊषण, उष्म, ऊषा, इन शब्दों की दुविधा को भी दूर करें, और अत्युष्म, जो अति प्लस उष्म से बना है वो अत्युष्म। देखिए बहुत अच्छी बात आपने कह दी, बहुत अच्छी बात आपने कह दी। अत्युष्म जो शब्द है वो अतिधन उष्म से बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन अगर आप सही मायने में देखें तो अत्युष्म के साथ साथ एक शब्द और होता है अत्युष्ण। अत्युष्ण शब्द भी देखेंगे आप तो उसमें यह में हर्ष उ की मात्रा होती है। बिल्कुल आपके प्रश्न का समाकरण, वो निराकरण मैं करूंगा, बोर्ड पर ही करूंगा, बिल्कुल कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सर जी स्वतंत्र, एक श्रिया शर्मा है, वो कहते हैं कि सर जी स्वतंत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए स्वतंत्र में संधि विच्छेद नहीं है, स्वतंत्र में कोई संधि विच्छेद नहीं है श्रिया। स्वतंत्र स्व उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है, और तंत्र शब्द है, तो यहाँ पर संधि नहीं है, यहाँ पर संयोग है। दो वर्णों के मिलने पर अगर ध्वनि में परिवर्तन नहीं होता तो उसको हम संयोग की क्रिया कहते हैं, तो ये संयोग है, यहाँ पर संधि नहीं है। ये आपके प्रश्न का निराकरण हो गया। आगे चलते हैं। और राजकुमार जी कह रहे हैं कि वास्तव में बहुत शानदार पढ़ाया। बिल्कुल राजकुमार, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। उसके बाद फिर राजकुमार वर्मा कहते हैं कि सर मेरा आपसे अनुरोध है कि राजनीतिक शब्द शुद्ध है। देखिए कैसे कैसे प्रश्न, बड़े गंभीर प्रश्न है कि राजनीतिक शब्द शुद्ध है या राजनीतिक शब्द, अगर राजनीतिक शब्द शुद्ध है तो फिर भारत के संविधान की प्रस्तावना में गलत क्यों लिख रहा है, कृपया बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, राजनीति शब्द में बहुत गंभीर प्रश्न आपने किया है, बताऊंगा आपको, इसका उत्तर मैं दूंगा। उसके बाद
मनीषा मीना कहते हैं कि सर आप शुद्ध शब्दों को बड़े साइज में लिखा करो। हाँ, वो आपकी समस्या मैंने देख ली। एक यूजर आईडी है, उन्होंने लिखा है कि महात्म्य शब्द शुद्ध है। आपने बताया महात्म्य, देखो महात्मा शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, महात्मा शब्द में। और महात्मा शब्द में जब यह प्रत्यय का प्रयोग हम करेंगे, यह प्रत्यय का प्रयोग करने के कारण मूल शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसमें स्वर में वृद्धि हो जाएगी। तो जहां महात्मा था वहां महात्मा, में आ का स्वर लगेगा और वो बनेगा महात आदम और फिर यह, तो महात्म्य यानी में आ का स्वर होगा और वो शुद्ध माना जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे तो सर फिर तो सामान्य रूप से हो गए। अब देखिए मैं आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूं कि राजनीतिक और राजनीतिक, देखिए राजनीतिक शब्द की संरचना किस प्रकार होती है। एक शब्द लिया राजनीति, राजनीति, इसमें अगर इक लगा दिया तो ये इक लगाने के कारण क्या होगा, इक लगाने के कारण ये रा का तो रा ही हो जाएगा और ये ती में इक लगने के बाद तिक हो जाएगा और शब्द बनेगा राजनीतिक। तो इक प्रत्यय लगने के कारण तो जो शब्द बनता है वो क्या बनता है, राजनीतिक शुद्ध शब्द, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राजनीतिक बनता है। अच्छा, अगर हम राजनीतिक शब्द देखें तो फिर नीति शब्द है, इसमें इक लगाइए भाई, नीति शब्द में इक लगाओ, नीति शब्द में इक लगाने के बाद ये क्या बन गया, नैतिक, यानी नीति से संबंधित। तो सबसे पहले हमारे पास शब्द आया नैतिक शब्द, और इस नैतिक शब्द में फिर हमने क्या बनाया कि अगर ये नीति किससे संबंधित है, राज्य से संबंधित है, राज्य से संबंधित है, तो शब्द बना राजनैतिक। तो आपने कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक शब्द अशुद्ध क्यों है, नहीं वो अशुद्ध नहीं है, वो बिल्कुल शुद्ध है। सबसे पहले हमने नैतिक शब्द बनाया और नैतिक शब्द में फिर हमने वो नैतिक किससे संबंधित है, राज्य से संबंधित है, इसलिए हमने उसको राजनीतिक किया। तो ये आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। अगर आपको राजनीतिक शब्द और राजनीतिक शब्द में से शब्द शुद्धि में एक का चयन करना पड़े तो आप राजनीतिक शब्द का चयन करेंगे, राजनीतिक शब्द का नहीं। आप संवैधानिक शब्द का चयन करेंगे ना कि सांविधानिक शब्द का। आप प्रशासनिक शब्द का चयन करेंगे ना कि प्रशासनिक शब्द का। आप अलौकिक शब्द का चयन करेंगे ना कि अलौकिक शब्द का। आप पारलौकिक शब्द का चयन करेंगे ना कि पारलौकिक शब्द का। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपसे कहा था प्रामाणिक हिंदी मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, और प्रामाणिक हिंदी के कारण मैंने आपको बताया कि राजनीतिक जो शब्द है उसकी रचना पहले नैतिक शब्द बना, नीति शब्द में एक प्रत्यय लगने से नैतिक बना, और नैतिक के बाद उसमें राज शब्द मिलाकर के हमने राजनीतिक शब्द बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए क्वालिटी एजुकेशन से, और अगर मन में कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो आप YouTube पर कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं क्योंकि YouTube पर अगर मैं ना भी देख पाऊं तो अजय सर हिंदी के नाम से आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर। तो मेरा एक प्रश्नों से संबंधित ग्रुप भी है, उसमें अगर आप कोई भी प्रश्न मुझे लिख करके भेजते हैं तो मैं उसका समाधान, उसका उत्तर आपको अवश्य रूप से वहां पर दूंगा ही दूंगा। तो आप टेलीग्राम पे जाके अजय सर हिंदी इस प्रकार से अंग्रेजी में बिना स्पेस दिए हुए लिखेंगे तो आपको चैनल दिखेगा, उस पर जाकर अपना प्रश्न भेज दीजिए। देखिए यहां पर क्वालिटी एजुकेशन का सबसे बड़ा मोटिव, सबसे बड़ा जो उद्देश्य वो है आपको सफल करना, आपको परीक्षा पास करवाना। अब ये किन प्रकारेण कैसे भी हो वो हम देख लेंगे, बस आप अपनी मेहनत में लगातार बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय शर्मा, हिंदी अध्यापक, आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं।